हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोयरोट की रचना की थी? पोयरोट या पैरोट की रचना किसने की थी? ये एक जासूसी पात्र है, जल्दी बताओ किसने की थी? तो इसकी रचना की गई थी क्रिस्टी के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस्टी के द्वारा। पूरा नाम है इनका अगाथा क्रिस्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की थी? जीव्स की रचना किसने की थी? तो जीव्स का रचना किया गया था वुडहाउस के द्वारा। किसके द्वारा? वुडहाउस के द्वारा एक प्रसिद्ध चरित्र है जीव्स, इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाता है। तो कोझिकोड को हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं कालीकट के नाम से, जो केरल में स्थित है। ठीक है। और वास्को डी गामा यहीं पर भारत पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद कहलाती है। चीन की संसद क्या कहलाती है? यह कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्या कहलाती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। तो अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्ति कब गया था? कब गया था? यह गया था 1961 में। कब गया था? 1961 में। क्या नाम था उनका? यूरी गैगरिन था। कहाँ से गए हुए थे वो? यूएसएसआर से, यानी वर्तमान रूस से गए हुए थे। ठीक है। और जो रॉकेट उन्होंने इस्तेमाल किया था वो क्या था? वो था वोस्टॉक 3KA। क्या नाम था उसका? वोस्टॉक 3KA। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। यानी यहाँ पे जो 4 है इसमें से 3 का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है, लेकिन 1 का नहीं है। तो आसान सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यह है पाकिस्तान। आप जानते हो पाकिस्तान में क्या रहता है? स्टार रहता है। ठीक है। और चांद रहता है। तो ये सिंह का इस्तेमाल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये कहलाती है आइसोबार्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। इक्विनॉक्स किसको कहते हैं? जल्दी बताओ, इक्विनॉक्स किसको कहते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। इक्विनॉक्स के बारे में आप जान रहे हो, 2 तरह का इक्विनॉक्स होता है, शरद और आपका वसंत। ठीक है। ऑटम इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स। ऑटम हो गया आपका शरद विषुव, और वसंत विषुव को हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। 2 डेट कौन कौन सा है? 22 दिसंबर और 21 मार्च। ठीक है। 22 दिसंबर और 21 मार्च। तो यहाँ आपका 21 मार्च दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत करता है? जल्दी बताओ, सफेद पट्टी किस चीज का संकेत करता है? तो सफेद पट्टी जो है वह यहाँ पे शांति और सत्य का संकेत करता है। किसका? शांति और सत्य का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? ये होता है राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित हैं। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है बुकर पुरस्कार विजेता कौन रही है? कौन रही है? ये रही है अरुंधति रॉय। ठीक है। अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके किस पुस्तक के लिए? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है। और बुकर पुरस्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कब से शुरू हुआ? 1969 से ये शुरू हुआ है। और एक खास बात आपको याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। यानी इन चारों में से कौन ऐसे शख्स हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, जगमोहन डालमिया। तो ये 3 हैं जिनको मिल चुका है, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और अटल बिहारी वाजपेयी। और जगमोहन डालमिया एक ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है भारत रत्न। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू कब तक प्रधानमंत्री पद पर थे? कब तक थे? तो ये थे 1964 तक। और कब से थे? 1950 से थे, 1964 तक ये बने हुए थे। 1964 में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बहुत बार मैंने पढ़ा हुआ है, महबूब उल हक हैं जिन्होंने मानव विकास सूचकांक को इजाद किया है। और ये महबूब उल हक कहाँ के हैं? ये हैं पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, जल्दी बताओ कहाँ है? ये वन लाइनर में ये सब आपका हो चुका है। कहाँ है? यह है लखनऊ में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि एस राधा कृष्णन का वह जन्म दिवस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताओ, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोद में बिठाओगे तो नाच देगी। तो नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है। इसको कुछ और मत लगाना, बस एक लॉजिक है। ठीक है, गोद में बिठाओगे तो नाच देगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? जल्दी बताओ। तो इन चारों को देखोगे तो एक मार्क एक ऐसा मिलेगा जो आपका कृषि उत्पादक है। ठीक है, उत्पाद है, उस पर मार्क लगाने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। जल्दी बताओ, संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है भारत में? कितनी है? तो अभी जो वर्तमान में है यह है 8। पहले हुआ करता था 7, फिर हुआ 9 और अब हो गया है 8। ठीक है, क्यों हुआ है 8? क्योंकि दादर नगर हवेली और कौन सा था? दादर नगर हवेली और उस जगह जो दूसरा है दमन एंड दीव। ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पहली बार स्वीकृत हुआ था? कब हुआ था? यह हुआ था 1948 में। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है? तो यह ताप्ती और नर्मदा के बीच में स्थित है। किसके बीच? ताप्ती और नर्मदा के बीच। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अब तो ये सबको याद हो गया होगा। कितनी है? यह है 8850 मीटर। कितनी है? 8850 मीटर, या कहीं कहीं आपको 8848 मीटर भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, तलचर कोयले की खानें यहाँ हैं। तलचर कोयले की खान कहाँ है? तो तलचर कोयले की खान उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? विक्रम संवत पर, संवत जो है वो संवत ही है। ठीक है, उस पर बेस्ड कैलेंडर कहाँ पर है? जल्दी बताओ, किस देश में विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर है? तो यह है नेपाल में। हमारे यहाँ जैसे शक संवत पर आधारित कैलेंडर है, उसी तरह से नेपाल में विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो इसमें से किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? किसके समाधि स्थल को? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, बहुत कम टाइम लूंगा। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, और महाप्रयाण घाट किसका है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, समता स्थल किसका है? जगजीवन राम का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, वीरभूमि राजीव गांधी। इतना ही है, अगर याद आपको रहे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो अंतिम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे? ये तो अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए था, मैंने बताया हुआ इसको डिटेल से। कब चुने गए थे? 1937 में।
जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। कब कब? तो पहली बार बने 1929 में, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार 1936 में और तीसरी बार 1937 में, ठीक है। ये तो क्लियर होगा। और 1937 में कहाँ का कौन सा अधिवेशन था? ये फैजपुर का अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम, तो इन चारों ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू है। कब से लागू है? तो यह है 2002 से। कब से? 2002 से। मैंने बताया हुआ था कि 2 डेट आपको याद रखना है, 2002 और 2005, ठीक है। वन लाइनर जो क्लास करते हो उनका ये सारा चीज़ क्लियर होगा। 2002 में नॉर्मल जो प्राइवेट होस्टिंग है, यानी कोई भी कहीं पे भी फरा सकता है अगर उसको इच्छा है तो, जो ओकेजनल फराना है, ठीक है, वो, या कभी भी अगर इच्छा है किसी को झंडा फहराने का तो वो। लेकिन 2005 में क्या था? 2005 से परमिशन दिया गया है कि आप कपड़ों पर, कॉस्ट्यूम्स पर या कैप वगैरह पर जहाँ पे नेसेसरी हो और विथ स्पेशल रिगार्ड्स यानी रेस्पेक्ट के साथ आप वहाँ पर झंडे का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो स्पेशल प्रोविजन के तहत है, यानी हर जगह आप यूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो पहली फिल्म थी श्यामची आई। क्या नाम था इसका? श्यामची आई। ये पहली फिल्म हुई जिसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। अब इन सभी ऑप्शंस को देखकर बताओ, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड किसने कायम किया है? किसने कायम किया है? जल्दी बताओ। तो ये किया गया है प्रीतम मुंडे के द्वारा। किसके द्वारा? प्रीतम मुंडे के द्वारा। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था 2-3 बार ये रिकॉर्ड बन चुका है, और सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो रामविलास पासवान का, याद रखना, 1977 या 87, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है। पहली बार लगभग 4.5 लाख वोट से ये जीते थे, और इनका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। उसके बाद एक और आए थे बीच में, मुझे याद नहीं है। और अभी हाल ही में यानी 2014 का ये रिकॉर्ड है, प्रीतम मुंडे लगभग 6.5 लाख वोट से ये जीती है। नरेंद्र मोदी भी कुछ खास पीछे नहीं है, 2014 में शायद ये भी 5,92,000 या समथिंग वोटों से ये जीते थे, ठीक है। तो उनका भी स्थान बहुत ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? कौन सा है इन चारों में से? तो ये आपका त्रिशूल, ठीक है। त्रिशूल मिसाइल भूमि से वायु में जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? किस कंपनी से संबंधित है? तो ये संबंधित है नाइक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नसैद दर्द निवारक की एक श्रृंखला है, इसमें आई किसके लिए प्रयुक्त होता है? यानी इसके लिए प्रयुक्त होता है, आपको 4 ऑप्शंस में से बताना है। NSAID नसैद, ये एक तरह का दर्द निवारक गोलियों का श्रृंखला है, आपको बताना है आई का मतलब क्या होता है। नसैद का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो आई से क्या हो गया? इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत बार आपने सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये वसीय अम्ल का एक वर्ग है। क्या? ओमेगा 3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होता है? तो कौन सा वो ग्रह है? वो है केपलर 16b। केपलर 16b पे बताया गया था कि 2 सूर्योदय होता है, यानी सूर्य वहां पे 2 है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया? इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। सद्भावना मिशन किसके अनशन को कहा गया था? तो ये वही हैं जो अभी भी आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो कौन है? वो हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अनशन किया था कब? 2011 में। और इसको क्या कहा गया? इसको सद्भावना मिशन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसको नियुक्त किया गया था? किसको किया गया था? ये किया गया था अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को पहला नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा आपको याद आना चाहिए, ये कब से खुला है? तो नालंदा विश्वविद्यालय 2000 अभी जो वर्तमान स्वरूप में है यह 2014 से है। कब से है? 2014 से। और इसका जो रीओपनिंग का काम स्टार्ट हुआ था वह जब एपीजे अब्दुल कलाम प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उसी वक्त ये बिल आया था और उसी वक्त ये काम चालू हो गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इसका जो रिपेयरिंग वगैरह है और रीस्टार्ट है वह करना है। तो 2014 से ये वर्तमान स्वरूप में है। कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय? तो बिहार के राजगीर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईएमआई जो कर के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई किसके लिए आता है? ई किसके लिए आता है? इक्वल के लिए? नहीं, इक्वेटेड के लिए ई आता है। किसके लिए आता है? इक्वेटेड के लिए, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं? जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अगर नाम आपको क्लियर है तो आप इसमें कर सकते हो। ये है मणिकर्णिका। अब आपको लग रहा होगा कि ये मणिकर्णिका कौन है? तो अगर झांसी की रानी के बारे में आपने थोड़ा सा डिटेल पढ़ा है तो आपको पता होगा, जो मनुबाई के नाम से हम लोग इनको जानते हैं ना, इनका बचपन का नाम मनु था, तो वही मनुबाई का पूरा जो नाम है, ओरिजिनल नाम, वो है मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका, ठीक है। तो मणिकर्णिका को ही झांसी की रानी के तौर पर जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1981 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? अमेरिका का वो विशेष सेना का जो नाम है वो बताना है जिसने ओसामा को मारा था। तो अमेरिका की एक नेवी की एक विशेष गुट है जिसका नाम है सील, ठीक है। क्या नाम है? सील। इसी ने मारा था किसको? ओसामा बिन लादेन को। याद रखना है, ये अमेरिकन नेवी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, इन्होंने ही लास्ट सफर को चित्रित किया है। अच्छा, अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन है या किसी को आता है तो जल्दी से मुझे बताओ, ये लास्ट सफर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है लास्ट सफर जिसको लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया था? तो ये संबंधित है आपके जीसस क्राइस्ट से, ठीक है। जीसस क्राइस्ट का लास्ट सफर, यानी उनको जो पता था कि मेरी मौत होने वाली है, उनके कुछ शिष्य के द्वारा ही इसका प्लानिंग किया गया है, ठीक है। तो उसी के लिए इन्होंने जो लास्ट बार एक इनविटेशन दिया था डिनर पार्टी के लिए, उन सभी को बुलाया था, उसी को लास्ट सफर कहा गया। सफर जो है या रात के भोजन को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। और 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण ये समाप्त कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो बिहार में इन चारों में से कौन सा स्थल है जो स्थित है, जल्दी बताओ कौन सा स्थान है वो। तो वो है आपका अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ का लोकेशन का अगर मैं बात करूं तो अशोक स्तंभ आपको बिहार में, यूपी में, एमपी में, ठीक है, और हरियाणा के कुछ पार्ट में मिलता है। इसको याद रखना, क्या क्या मैंने बताया, बिहार, यूपी, एमपी और हरियाणा के कुछ पार्ट में आपको अशोक स्तंभ मिलता है। और रेस्ट का अगर बात करें, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है ये, तो सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। ठीक है, और उदंती पक्षी विहार, ये उदंती पक्षी विहार कहाँ है, उदंती पक्षी विहार ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और कामाख्या मंदिर तो जान ही रहे हो, ये असम में, और अशोक स्तंभ के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ऑप्शन रखा होता 1993 में तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करके निकल जाते, इसलिए मैंने नहीं रखा है जानबूझ के, ताकि आपको ये सीख के जाना है, तुक्का लगा के नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का बात किया जा रहा है, यानी एक सेपरेट मंत्रालय के रूप में कब अस्तित्व में है, तो यह है 2004 में। कब आया, 2004 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनजाति संथाल इस राज्य से संबंधित नहीं है। संथाल झारखंड से संबंधित है, ये तो आप सभी जान ही रहे हो, लेकिन बताओ किस राज्य से संबंधित नहीं है। तो जब चारों राज्य को देखोगे तो तीन राज्य आपको कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए मिलेंगे। कौन कौन, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो बेस कॉन्सेंट्रेशन है झारखंड में, लेकिन इसके आसपास में भी आपको मिलेगा, यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिल सकता है, लेकिन असम में आपको जो संथाल जनजाति है वह नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम समुद्र तट है। ठीक है, विशालतम समुद्र तट का यहाँ पे मतलब है बीच पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, बीच। तो सबसे लंबा और सबसे बड़ा बीच कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, लंबा कोस्टल लाइन का बात नहीं किया जा रहा है, ध्यान देना। ठीक है, ये समुद्र तट यानी बीच का बात किया जा रहा है। अगर सबसे लंबा कोस्टल लाइन पूछा जाएगा, यानी ये पूछा जाएगा कि किसका बाउंड्री समुद्र से सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ये हो जाएगा गुजरात। लेकिन बीच सबसे लंबा और बड़ा है तमिलनाडु में, वो कौन सा है, वो है मैरीना बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार के दक्षिण में क्या है, तो दोनों का आंसर आपको सिमिलर ही मिलेगा। बिहार के दक्षिण में झारखंड और झारखंड के उत्तर में बिहार। तो झारखंड आया, इसका थोड़ा सा चौहदी आपको पता होना चाहिए। बिहार, झारखंड ये सब पड़ोसी राज्य है और आपको चौहदी तो पता ही होना चाहिए। तो झारखंड का अगर मैं बात करूं, झारखंड के उत्तर में हो गया बिहार। ठीक है, तो दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपका उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। अगर ईस्ट में मैं बात करूं तो ईस्ट में क्या है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है ईस्ट में। और वेस्ट का बात करूं तो वेस्ट में है छत्तीसगढ़ और यूपी। तो ये 4 डायरेक्शन हो गया जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन, तो थोड़ा सा आपको समझने में यहाँ पे परेशानी हो रहा होगा। तो इसका मतलब हो गया, यानी सबसे डीप लैंड लॉक्ड डॉकयार्ड या पोर्ट कौन सा है। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया होगा। सबसे डीप लैंड लॉक्ड डॉकयार्ड, तो सबसे डीप लैंड लॉक्ड डॉकयार्ड कौन सा है, विशाखापत्तनम है। ठीक है, यहाँ से मुझे याद आया, शायद मैं किसी वीडियो के थ्रू स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने कमेंट्स में देखा, एक बच्चे का ये कमेंट था कि सर आपके क्वेश्चंस जो हिंदी में होते हैं उससे ये साबित होता है कि क्वेश्चन भी बिहारी ही है। तो भाई जो भी हो, मुझे तो नाम याद भी नहीं है आपका और ना ही याद रखने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन देख के आपको बिहारी क्वेश्चन लग रहा है या पाकिस्तानी क्वेश्चन लग रहा है या अमेरिकन क्वेश्चन लग रहा है, इससे मतलब नहीं है। आप क्या सीख रहे हो इससे मतलब है। अगर आपको इतना ही बिहार से नफरत है तो यार क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो। आपने ऊपर पे ही देख लिया है, जो हमारा थंबनेल है उसी पे आपका एक बिहार दरोगा का क्वेश्चन है ये। तो फिर अगर आपको इतना ही रिलेशन है तो बिहार का कोई भी एग्जाम का आप तैयारी क्यों करते हो अगर बिहार से नफरत है तो थोड़े से अपने आप को, अपने लैंग्वेज को संभालो। और अगर नहीं संभाल पाते हो तो यार कहीं मुंह छुपा के बैठो। ठीक है, हर जगह बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार से अगर इस तरह के कमेंट्स को मैं देखूंगा, देखो जनरली मैं नहीं बोलता हूँ, कोई भी कमेंट आप करो, लाइक करो डिसलाइक करो, उससे मतलब नहीं, ये आपका कॉल है।
लेकिन इस तरह के भद्दे कमेंट्स मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अगर अगली बार से किसी को भी मैं इस तरह के कमेंट्स करते हुए पाऊंगा तो उसको मैं ब्लॉक करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर था? यहाँ आंसर था आपका विशाखापत्तनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कितना है? दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक, जल्दी बताओ। एनएच के बारे में मैंने जो इंपॉर्टेंट 3-4 एनएच हैं अभी और आएंगे आपके ऑनलाइन वाले सेशन में, ये सारे कवर हो रहे हैं, तो इसमें ये आ चुका है। जल्दी बताओ, दिल्ली से कोलकाता कौन से एनएच जोड़ती है? तो दिल्ली से कोलकाता NH2 जोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत बार आपने पढ़ा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। दुधवा और कान्हा ये दो है जिसमें अक्सर आपको कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना है दुधवा जो है वह है यूपी में और कान्हा है यह है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है? रबी की फसल जो है उसकी कटाई कब होती है? कब होती है? तो रबी की फसल की कटाई होती है मार्च में, ठीक है, मार्च अप्रैल में, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र है, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? जल्दी बताओ। तो ये तो नाम आपने सुना ही होगा, टिस्को। टिस्को कंपनी का है, यह स्थित है झारखंड में, ठीक है। झारखंड में कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। और टिस्को का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको आना चाहिए, क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। ये होता है टिस्को का फुल फॉर्म। अच्छा, इसकी स्थापना का अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरौरा नाविकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा नाविकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है नरौरा? नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है? नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है एलुवियल सोइल या एलुवियल मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि जो मिट्टी नदियों के जमाव से निर्मित होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एलुवियल सोइल कहा जाता है या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जल्दी बताओ। परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, यानी इन चारों में से एक ऐसे कौन है जिन्होंने परमाणु संरचना से संबंधित यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी थियोरी नहीं दिया है? तो वो कौन है? वो है क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी थियोरी नहीं दिया है, लेकिन डाल्टन, रदरफोर्ड और बोहर ये सभी इससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। ये शीशा वही है, ग्लास जो आप समझ रहे हो, ठीक है। और वो वाला जो लेड होता है उसका सौ अलग होता है, उसमें दंत सौ होता है, ठीक है। तो कुछ शीशा में भी आपको मिलेगा और कुछ साबुन में भी मिलेगा। ऐसा कौन सा धातु है? तो वह है आपका पोटासियम, ठीक है। पोटासियम जो है वो आपको किसी ग्लास में भी मिलेगा और किसी साबुन में भी कंटेंट के रूप में मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, यानी स्टैंडर्ड के तौर पर हम लोग किस चीज़ का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट का इस्तेमाल करते हैं? तो यह आपका कार्बन। कार्बन को हम लोग मानक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसी के कंपैरिजन में हम लोग रेस्ट को भी लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? बेहद आसान क्वेश्चन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है वह है 3। और कौन कौन से हैं वो? जल्दी बताओ, अगर किसी को याद है तो, याद तो होना चाहिए। कौन कौन सा है? वो है आपका प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है कौन सा? ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट ये दोनों क्लियर होना चाहिए। तो जो आपका प्रोटियम है उसको H1 लिखते हैं, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है, वेट नहीं मास जो है, ये दोनों इसका 1-1 होता है। ड्यूटेरियम का अगर बात करेंगे इसका 2-1 होता है, ठीक है। और ट्राइटियम का बात करेंगे इसका 1-3 होता है,
ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास कितना होता है, ये होता है 1.008। ये याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, जल्दी से बताओ। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो पिच ब्लेंड अयस्क है यूरेनियम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में होता है तांबा, ठीक है। ये एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है, इसको एक साथ पढ़ना, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे भाषा में रोल्ड गोल्ड जो तांबा है उसके रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में, रोल्ड गोल्ड तांबा के रूप में, ठीक है। और इसको एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज भी कहा जाता है। इसमें मैक्सिमम जो है वह तांबा है, लगभग 90%। कितना तांबा होता है, 90% तांबा ही होता है। अगला क्वेश्चन है अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यह है यूरिया। ये तो बहुत बार आपने पढ़ा है। चलो आज मैं थोड़ा सा इसे अलग बताता हूँ जो आगे के एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जा सके। तो यूरिया को आपको पता है, एक तो सबसे सिंपल पॉइंट है यूरिया से संबंधित, इसको हम लोग उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये बताना है यूरिया को जो कार्बनिक कंपाउंड के तौर पर पहली बार विकसित किया गया, आपको बताना है किसने विकसित किया। तो ये किया गया था वोलर के द्वारा। किसके द्वारा, वोलर के द्वारा इसको विकसित किया गया था, इसको बनाया गया था। कब, 1828 ईस्वी में, ठीक है। और किस चीज से बनाया था, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक, तो किस चीज से बनाया था, तो अमोनियम साइनेट से। किससे, अमोनियम साइनेट से इसको बनाया गया था। ये 3 पॉइंट जो आज मैंने बताया इसको याद रखना आगे के एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बूर्च अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। बूर्च अभिक्रिया, बूर्च रिएक्शन जो है इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें अल्केन मिलता है। क्या मिलता है, अल्केन मिलता है, ठीक है। ये एक तरह का आपका कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसी को हम लोग एल्केन बोलते हैं। एल्केन या पैराफिन भी इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम पैराफिन है, ठीक है। ये भी इसको बोला जाता है। और इसका सूत्र क्या है एल्केन का, आसान सा चीज़ है, मैंने पढ़ा रखा है, जल्दी बताओ। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये 3 होता है, जिसमें से अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। ये याद रहना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिरके का pH मान होता है। सिरके का pH मान कितना होता है, जल्दी बताओ। सिरके का pH मान कितना होता है, ये होता है 3, ठीक है। ऐसे अगर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो आपको कहीं पे मिलेगा 2.4, कहीं मिलेगा 2.6, तो याद रखना है आपको 2.4 से 3.2 के आसपास इसका होता है। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा एसिडिक, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है और 7 से लेकर 14 तक बेसिक होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक कुछ स्टूडेंट का, शायद मैं किसी वीडियो को स्क्रॉल कर रहा था उसमें उनका कन्फ्यूजन मैंने देखा, याद आ गया मुझे, ठीक है। उनको ये क्लियर नहीं होता था 1 से 7 तक एसिडिक कंटेंट बढ़ता है या 7 से 1 तक बढ़ता है, यानी कौन सा एसिडिक ज़्यादा होगा, 1 वाला या 7 वाला। तो याद रखना, आपको पता है कि 7 जो है वह न्यूट्रल है, ठीक है। क्या है, 7 न्यूट्रल है। तो जैसे जैसे हम लोग न्यूट्रल के पास जाएंगे जो एसिडिक का कंटेंट है वह कम होता जाएगा, उसी तरह से जैसे जैसे न्यूट्रल के पास आते जाएंगे जो बेसिक का कंटेंट है वह कम होता जाएगा। यानी 1 का एसिडिक पावर सबसे अधिक होगा और 6 पॉइंट समथिंग का एसिडिक पावर सबसे कम होगा। उसी तरह से 14 का बेसिक पावर सबसे अधिक होगा, लेकिन 7 पॉइंट समथिंग या 7.0001 इस तरह का जो भी चीज़ जिसका भी होगा उसका जो बेसिक पावर है वो सबसे कम होगा। क्लियर है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरॉल के प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है। ग्लिसरॉल के प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 2। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का प्राथमिक उत्पाद क्या है, क्या है इसका प्राथमिक उत्पाद, तो इसका प्राथमिक उत्पाद है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है।
एक ऐसा चीज बताना है जो रेस्ट तीनों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो वह है परितंत्र। ठीक है, परितंत्र एक ऐसा टर्म है जिसमें आपका कम्युनिटी, आबादी, जाति, ये सारे चीजें आ जाएंगी। क्लियर है? ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मशरूम है, तो मशरूम क्या है? मशरूम है कवक। सबको इसमें 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण कौन सा है? जल्दी बताओ। प्रकंद का एक उदाहरण कौन सा है? यह है अदरक। देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आप अगर एग्जाम्पल 1-2 याद रखोगे ना तो एग्जाम में हमेशा वही रिपीट होता है। इससे बाहर कभी भी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस से नहीं आएंगे। क्या क्या इसमें होता है सबसे पहले वो देख लो। कंद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूबर। दूसरा होता है प्रकंद। क्या होता है? प्रकंद, इसको बोलते हैं राइजोम। और उसके बाद होता है सल्ककंद। क्या होता है? सल्ककंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब। और एक होता है घनकंद, जिसको बोलते हैं कॉर्ब। ये 4 टर्म आपका क्लियर हो गया। कंद, प्रकंद, सल्कंद और घनकंद। ठीक है, कंद यानी ट्यूबर, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ये आपका आलू। ठीक है, दूसरा मैंने बोला प्रकंद जो होता है राइजोम, इसका एग्जाम्पल है हल्दी और अदरक। ठीक है, तीसरा मैंने बोला सल्ककंद यानी बल्ब, इसका एग्जाम्पल होता है प्याज। ठीक है, और लास्ट मैंने बोला घनकंद और इसका इंग्लिश होता है कॉर्न और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका बांडा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? वो जंतु जो सबसे अधिक जोर से बोल सकता है कौन है? वो है आपका ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल सबसे अधिक जोर से बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से ब्लू व्हेल है। ऐसे अगर आपके ऑप्शन में स्पर्म व्हेल रहता, क्या रहता? स्पर्म व्हेल, तो ये सबसे अधिक जोर से बोल सकता है। इसका जो इंटेंसिटी है वो है लगभग 230 डेसिबल का। सोचो 230 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है स्पर्म व्हेल। वहीं पे ब्लू व्हेल 188 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये कहाँ 188, कहाँ 230, तो याद रखना है यहाँ पे ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लू व्हेल सबसे अधिक जोर से बोल सकने वाला जंतु इन चारों में से है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन इन दोनों में सामान्य रूप से क्या उत्पादित होता है? क्या है इनका सामान्य बाय प्रोडक्ट? क्या है? तो यह है आपका जल। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे ग्लूकोज से कंफ्यूज मत करना। पूछा जा रहा है एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्रकाश संश्लेषण में भी उत्पादित होता है और श्वसन यानी रेस्पिरेशन में भी उत्पादित होता है, तो यह आपका जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण। अच्छा, इन चारों में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? कौन सा है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड? कौन सा है इसमें से? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है आपका थायराइड। ठीक है, कि क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड? बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। डक्टलेस ग्लैंड जो होते हैं उसी को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ से जनरली जो भी आपके हार्मोन्स हैं इसका स्राव होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट रक्त के प्लाज्मा में जाके मिल जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इस तरह के जो भी ग्रंथि हैं वो सब हैं कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान, तो फल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। प्रथम स्थान है फल और सब्जी दोनों में, प्रथम स्थान है चीन का और दूसरा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो कौन सा तकनीक है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही संभव हो पाया है? वह कौन सा चीज है? वह है आपका टीकाकरण। कौन सा है? टीकाकरण। यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही संभव है। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न का कारण विषाणु है। तो इन चारों में से आपको बताना है किसका कारण विषाणु है। किसका कारण विषाणु है? यह है रेबीज। रेबीज जो है वह विषाणु के कारण होता है। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। ठीक है, रैबिडो वायरस। ठीक है, रैबिडो वायरस के कारण रेबीज होता है। कुत्ते के साथ साथ एक और जानवर है जिसके लार में ये वायरस पाया जाता है, वो है सियार। क्या है? सियार। ठीक है, तो कुत्ते और सियार के काटने से ये हो जाता है। और अगर इसका असर हो गया तो जो पेशेंट है वो पागल भी हो सकता है।
ठीक है। पागल हो सकता है, वह कुत्ते की तरह बिहेव करने लगेगा, जीभ बाहर निकालने लगेगा, बेचैन होने लगेगा, ठीक है, और लास्टली उसकी मौत हो जाती है। तो इसकी जो खोज की गई थी वो लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था और इसका टीका भी उन्होंने ही खोजा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स लॉन्च किया है? वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया IBM के द्वारा। IBM आप सभी को पता होगा कि ये एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, और इसी ने अभी वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स लॉन्च किया है कोविड-19 से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में कितने स्थान पर बरकरार है? तो बजरंग पुनिया अभी कितनेवें स्थान पे हैं? ये हैं सेकेंड पोजीशन पे। कितने स्थान पे? सेकेंड पोजीशन पे हैं बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को सरकार ने PM केयर्स फंड में दान दी गई राशि को एकत्र करने के लिए नामित किया था? तो कौन सा वो बैंक है जिसको PM केयर्स में जितने भी फंड जमा हुए हैं उसको एकत्र करने के लिए नामित किया गया था? तो वह है इंडियन ओवरसीज बैंक यानी IOB। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2022 में होने वाले 19वें एशियन गेम्स के शुभांकर के रूप में किसे चुना है? 2022 में होने वाले 19वें एशियन गेम्स के शुभांकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है उपरोक्त सभी, यानी आपका जो जो नाम है आपको याद रखना है। क्या क्या है? कोंग, ठीक है, दूसरा है लियान लियन और तीसरा है चेन चेन। तो इन सभी को चुना गया है शुभांकर के रूप में जो एशियन गेम्स होने वाला है 2022 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं 10 अप्रैल को, ठीक है। क्या है इस दिन जो मनाते हैं हम लोग? सैमुअल हैनीमैन, इनका जन्म दिवस है 10 अप्रैल को। उसी को हम लोग होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि वो है होम्योपैथी के जनक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है कोविड-19 से निपटने के लिए। आपको बताना है उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, जल्दी बताओ क्या है नाम? iGOT। क्या नाम है उसका? iGOT। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड घोषणा किया था? ऑपरेशन शील्ड ये किसने घोषित किया था? किस राज्य सरकार ने घोषित किया था? तो ये है आपका दिल्ली। जितना भी ऑपरेशंस है, एप्स हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों के सूची में कौन शीर्ष पर है? तो 2020 में जो अरबपतियों का सूची जारी किया गया फोर्ब्स के द्वारा, उसमें टॉप पे हैं जेफ बेजोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2021 में जो इंडोर हॉकी विश्व कप होना है उसका मेजबान कौन होगा? उसका मेजबान होगा बेल्जियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण ISSF विश्व कप 2020 को रद्द कर दिया गया। इसका आयोजन कहाँ होना था? ISSF विश्व कप 2020 इसका आयोजन कहाँ होना था? इसका आयोजन होना था न्यू दिल्ली में और इसको रद्द कर दिया गया कोविड-19 के कारण। ISSF का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम लागू किया है? यानी एस्मा अभी हाल ही में किसके द्वारा लागू किया गया था? एस्मा, जल्दी बताओ कौन सा राज्य है वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, जिसने एस्मा लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया? भारत पढ़े ऑनलाइन, तो मंत्रालय थोड़ा सा आप आसान है, यहाँ पे आप आसानी से इसको टिक आउट कर पाओगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस रोगियों के साथ काम करने वाले डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों के वेतन को दोगुना करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य था वो जिसने ये फैसला लिया था? ये राज्य है हरियाणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी थी? तो कितना करोड़ रुपए का था पैकेज? ये था 15,000 करोड़ का, ठीक है। और बाद में फिर से आपका जो लॉकडाउन 4 हुआ उसके बाद शायद लॉकडाउन 3 के लास्ट में ही अनाउंस किया था हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो इकोनॉमिक पैकेज अभी वो 20 लाख करोड़ रुपए का दिया गया है, जो
बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए। इसमें मेनली जो फ़ायदा होगा वो एमएसएमई सेक्टर को होगा। किसको होगा ये तो किसी को नहीं पता, हर प्रोग्राम की तरह कहीं ये भी फ्लॉप ना हो जाए, ठीक है। अब वो आगे देखा जाएगा, हम लोगों को पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं करना है, लेकिन आपको याद रखना है कितने का, तो 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज कोविड-19 के बाद हमारी सरकार ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है? आपको बताना है ये महासमुंद में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वह किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ्को टोक्यो का एमडी और सीईओ नियुक्त किसे किया गया है? इफ्को टोक्यो का एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, जल्दी बताओ। तो ये नियुक्त किया गया है अनामिका रॉय राष्ट्रवर को। किसको? अनामिका रॉय राष्ट्रवर को इफ्को टोक्यो का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? इंडोनेशिया के अभी राष्ट्रपति कौन है? कौन है? ये हैं जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है? ट्विटर अभियान में अभी हाल ही में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया है आरबीआई ने? किसको किया है? ये किया है अमिताभ बच्चन को, ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का 100 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आपने जरूर आज भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीखा और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आजकल ऑनलाइन नहीं आ रहे, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो उन तक आप ये खबर जरूर पहुंचाओ कि क्लास रेगुलर चल रहा है और आपको नोटिफिकेशन के भरोसे नहीं रहना है, आपको टाइम पे क्लास आकर करना है, ठीक है। चलिए, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।